फसल उत्पादन पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या हुआ? फसल उत्पादन ना इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन ही क्रॉप प्रोडक्शन। देखो फसल उत्पादन ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और परीक्षा में जो भी कृषि विज्ञान संबंधित है। और पहले हम जानेंगे फसल उत्पादन से पहले कि फसल क्या होती है। फसल फसल क्या होती है? फसल अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉप। फसल क्या होता है बोलो? हाँ, फसल फसल क्या है? हाँ? फसल मतलब होता है एक ही प्रकार के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाना, ठीक है, एक समूह में उगाना फसल कहलाता है। एक ही प्रकार के पौधों को, ठीक है, किसी बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधों के समूह को उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। बड़े क्षेत्रों में उगाते हैं। जैसे खेत है, खेतों में हम लोग गेहूं बोते हैं तो ढेर सारा गेहूं बो देते हैं, तो सब गेहूं ही गेहूं बोते हैं ना। ऐसा तो नहीं एक खे गेहूं, एक खे धान, एक खे मटर, एक खे चना ऐसे बोएंगे। हाँ, ऐसा नहीं बोते हैं। जो बोएंगे हम सब एक ही प्रकार के पौधे वहां पर बीज बोएंगे। तो एक ही प्रकार के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाना, ठीक है, एक समूह में उगाना फसल कहलाता है। और जो फसल होती है, हर प्रकार के जो बीज होते हैं, हर प्रकार के पौधे हर मौसम में नहीं उग सकते। बो दो कि जाम तो जाएंगे, लेकिन उसमें उत्पादन नहीं होगा। फसल में बीज नहीं बनेंगे या बहुत कम बनेंगे। इसलिए हर एक फसल का अपना अपना ऋतु होता है, मौसम होता है, ठीक है, ऋतु होता है। तो इसके आधार पर फसलों के नाम पड़े हुए हैं, ठीक है, फसलों के नाम पड़े हुए हैं। जैसे एक है खरीफ की फसल। फसल के प्रकार अगर देखा जाए, फसल के प्रकार देखा जाए, फसल के प्रकार, फसल के प्रकार, फसल के प्रकार, फसल के प्रकार जो होते हैं, फसल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। फसल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है खरीफ की फसल, खरीफ खरीफ है। दूसरा रबी है, तीसरा है जायद, ठीक है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, ठीक है। तो पहले हम खरीफ फसल देखते हैं। खरीफ की फसल जो होती है यह जून में बोई जाती है और अक्टूबर तक काट ली जाती है। जून में बोई जाती है और अक्टूबर तक काट ली जाती है, होती है खरीफ की फसल। यानी कि जो इस समय बोई गई फसल। इस समय तो महीना कौन सा चला? सितंबर, यानी अक्टूबर अभी नहीं आया है। यानी जून में बोया जाता है, अक्टूबर में काट लिया जाता है। इस समय जो फसलें बोई गई हैं वो खरीफ की फसल कहलाती हैं, यानी बरसात के मौसम में। तो क्या क्या बोया जाता है इस समय? धान, मक्का, मूंगफली और चना। कहां बोया जाता है आजकल जी? हाँ, ककड़ी, खीरा जो भी है आदि बोई जाती है, आदि। ये सब खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है ना? एक ही प्रकार के पौधों को एक समूह में उगाना फसल कहलाता है। और फसल जो होती है मौसम के अनुसार अलग अलग होती है,
क्योंकि हर समय हर मौसम में सभी प्रकार के फसलों को उगाओगे तो उनका उत्पादन बहुत ही कम होगा या न मात्र के बराबर होगा। इसीलिए सब मौसम के हमारे देश में ऋतुएं बदलती हैं, उस आधार पर फसलें भी बदलती हैं। ठीक है, उस आधार पर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ की बात हो रही है, हमारे यहाँ जो फसल होते हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल जून में बोई जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है, जो कि इस समय बोई जा रही है, बरसात के मौसम में बोई जाती है। ठीक है, जैसे धान, मक्का, मूंगफली, ककड़ी और आदि। अब उसके बाद हम रबी पे आते हैं। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर ना, नवंबर से अप्रैल, नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल तक आते आते इसको काट ली जाती है। ये होता है, तो इनको हम लोग रबी की फसल कहते हैं, जो ठंडी में बोई जाती है। ठंडी वाली फसल है ये, बरसात वाली फसल हो गई और ये ठंडी वाली फसल हो गई। तो ठंडी के मौसम में जो फसल बोई जाती है उसे हम रबी की फसल कहते हैं। यह नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। मतलब दिवाली के आसपास ना, दिवाली के आसपास बोई जाती है और होली के आसपास काट ली जाती है। दिवाली से लेकर के होली तक जो फसल चलता है उसे हम लोग कहते हैं रबी की फसल। और इसमें क्या बोलते हैं, सरसों भी होते हैं इस मौसम में। ठीक है, आदि, ये सब क्या है, रबी की फसल, रबी की फसल। और उसके बाद अप्रैल में काटने के बाद आ जाता है गर्मी। बरसात बिल्कुल नहीं होती है, तापमान बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, उस समय कोई फसल नहीं बोते हैं। ठीक है, तो कुछ बोते हैं हरी सब्जी वाली नगदी फसल कि कम समय में तैयार होने वाली, 1 महीना 2 महीना में तैयार हो जाएगी। वो कब है, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है। और जून से पहले क्या आता है, मई है। ठीक है, तो अप्रैल से लेकर के जून तक, अप्रैल से लेकर जून तक, क्योंकि हम लोग कभी कभी जो जून में बोते हैं फसल को जुलाई में बोते हैं या जून में बोते हैं, काटने वाला अप्रैल के बाद मई में काट लेते हैं या मार्च में काट लेते हैं। तो अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल से लेकर जून तक। देखो अप्रैल से लेकर, अप्रैल यहां पर भी है, अप्रैल यहां पर भी है। तो अप्रैल में इसको बोएंगे तो इसको मार्च में काट लेंगे। ठीक है, इसको जून तक चलाएंगे तो जुलाई में बोएंगे। तो जून जुलाई जो लास्ट वाला जो संक्रमण काल होता है, बीच वाला, वो दोनों में चल सकता है। तो अप्रैल से लेकर के जून तक ये गर्मी, प्रचंड गर्मी होती है ना। इस प्रचंड गर्मी में जो फसल बोई जाती है वो होती है जायद की फसल, जो 2-3 महीना में तैयार हो जाता है। देखो सबसे कम समय में, अप्रैल मई जून ना, कम समय में तैयार हो जाता है। ऐसे फसल जो होते हैं नगदी फसल कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, मूंग है, उड़द है, तरबूज है, मटर किसमें होते हैं, नवंबर रबी वाले में होता है। चना मटर यही में होता है। तो मूंग और तरबूज जो कम समय में तैयार होने वाली फसल है, नगदी फसल कहा जाता है, वो जायद की फसल कहा जाता है। यह है जायद की फसल। जायद की फसल कब बोते हैं, अप्रैल से जून तक चलता रहता है। ठीक है, तो चूंकि हमारे यहां 3 मौसम चलता है, ठंडी, गर्मी और बरसात। मौसम के अनुसार फसल भी हमारे यहां है। ठीक है, ठंडी की फसल होती है रबी की, गर्मी की होती है जायद की, और बरसात की होती है खरीफ की। बरसात की फसल खरीफ, बरसात के बाद क्या आता है ठंडी, ठंडी की फसल रबी, उसके बाद क्या आता है गर्मी, गर्मी फसल जायद ना। हम यहां लिख देते हैं, ये होता है गर्मी की, गर्मी, गर्मी की फसल। ये है ठंडी की फसल, सर्दी क्या, ठंडी ले लिखे, सर्दी लिखे। हाँ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ये बरसात का, ये है बरसात की फसल खरीफ। बरसात बन जाता है ठंडी, ठंडी मतलब सर्दी, सर्दी, ये है सर्दी की फसल। और ये हो गया गर्मी की फसल। बरसात, खरीफ, सर्दी, रबी, गर्मी और जायद की फसल। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ जैसे 3 ऋतुएं होती हैं,
वैसे ही 3 प्रकार के फसल भी उगाई जाती है। ठीक है, अब फसलों को उगाने के लिए इसको नोट करोगे, तो नोट कर लो। चलो देखो, हाँ देखो, हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारे फसल जब भी हम बोते हैं, ठीक है, अभी हमने बताया कि फसलें 3 प्रकार की होती हैं मौसम के अनुसार। उसके बाद फसल बोने के लिए, फसल तैयार करने तक, उसका भंडारण करने तक इतने सारे चरण होते हैं। ठीक है, फसल उत्पादन के चरण हैं। अगर हम देखा जाए, ये फसल उत्पादन के चरण हैं, फसल उत्पादन के चरण हैं। इन चरणों को हम बारी बारी से इसके बारे में समझेंगे क्या होता है। फसल उत्पादन के चरण है। तो पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी जो होती है तैयार करते हैं, मिट्टी 3 प्रकार की होती है। फसलों के लिए जो मिट्टी होती है देखा जाए 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। दोमट, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी। ठीक है, बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी, दूसरा चिकनी मिट्टी, और तीसरा है दोमट मिट्टी। 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसमें पानी बहुत सोखता है, पानी दिखता नहीं है, पानी डालोगे सोख लेते। बालू होता है, बालू पानी डालोगे तो पानी उतरा था कहाँ, सोख लेता है ना, क्योंकि उसके कण बड़े बड़े होते हैं। तो कण बड़े बड़े होंगे तो उनके तो कणों के बीच में जगह ज्यादा होगी, तो पानी अंदर वो भर लेता है। इसलिए जो बलुई मिट्टी होती है उसके कण क्या होते हैं, हाँ, बड़े बड़े होते हैं। कण बड़े बड़े होते हैं तो पानी ज्यादा सोखता है। तो इसमें फसल उत्पादन की बहुत बढ़िया मिट्टी नहीं होती है। इसको पानी बहुत चाहिए, पानी डालो, पानी, क्योंकि बार बार पानी क्या करेगा, सोखता चला जाएगा, पानी टिकेगा ही नहीं। तो इसलिए मिट्टी जो होती है 1 महीना वाला जो खीरा ककड़ी लोग बोते हैं तब चल जाएगा, लेकिन लंबे समय तक फसल उत्पादन के लिए सही नहीं पड़ता। दूसरा होता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के कण जो होते हैं सबसे छोटे छोटे होते हैं, एकदम छोटे छोटे कण होते हैं। जब छोटे छोटे कण रहेंगे तो कण बहुत पास पास होंगे, उनके बीच में जगह नहीं रहेगी। जगह नहीं रहेगी तो पानी सूखेगा नहीं, पानी टिका रहेगा। जो कण छोटे छोटे होते हैं पानी टिका रहता है। जैसे कि पुतनी मिट्टी, करेली मिट्टी होता है ना, जिस खेत में पुतनी मिट्टी, करेली मिट्टी में पानी सुखत ना है, पानी लगा रहता है, लगा तो नहीं लगा रहता है। तो चिकनी मिट्टी में पानी नहीं सूखता है, ठीक है, पानी लगा रहता है, क्योंकि इसके कण छोटे छोटे होते हैं और कणों के बीच में जगह नहीं रहेगी तो पानी अंदर जाएगा नहीं, टिका रहेगा। और बलुई मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं तो अंदर जगह रहता है तो पानी अंदर चला जाता है नीचे। क्या होगा, पानी डालोगे तो नहीं चला जाएगा। और जो दोमट मिट्टी होता है एक फसल के सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि दोनों दिक्कत है, पानी फटाफट सूख जाए, पानी नीचे चला जाएगा तो फसल को पानी मिलेगा ही नहीं, तो भी दिक्कत है। और अगर चिकनी मिट्टी है, पानी टिका रहेगा उसी पर, तो क्या होगा, जड़ें सड़ जाएंगी, पौधे सड़ जाएंगे, तो ये भी दिक्कत है। तो पानी टिका रहेगा वो भी बहुत बढ़िया अच्छा नहीं है, क्योंकि पानी टिका रहेगा तो कुछ ही फसलों को अच्छा लगता है, जैसे धान को, सिंघाड़ा है, या जो जली पौधा है, बाकी पौधे के लिए फायदेमंद नहीं है। और जो सूख लेगा फटाफट बलुई मिट्टी तो पनिए नहीं पाएगा, जड़ों को पानी मिलने से पहले क्या करेगा, आधा पानी मिलेगा, आधा कहां चला जाएगा, नीचे, वो भी दिक्कत है। तो तीसरा होगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में ये दोनों मिट्टी मिली रहती है, बलुई मिट्टी भी और चिकनी मिट्टी भी, यानी छोटे कण बड़े कण क्या होते हैं, मिक्स रहते हैं, यानी कि पानी टिका भी रहेगा और लगा भी नहीं रहेगा, माने नमी बनी रहेगी लेकिन पानी दिखेगा भी नहीं और नीचे जाएगा भी नहीं। तो ऐसी मिट्टी सबसे अच्छा होती है। तो बलुई दोमट मिट्टी में गेहूं उत्पादन या बहुत सारे फसलों के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। तो ये मिट्टी तो तैयार करेंगे, तो इस मिट्टी के आधार पर हम लोग फसलों को देखते हैं, क्योंकि हर मिट्टी हर फसल के लिए अच्छी नहीं होती है, समझ गए। जैसे चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी धान के लिए बढ़िया है, लेकिन आलू के लिए बढ़िया, क्या कहते हैं, आलू के लिए कह सकते हो या गेहूं के लिए कह सकते हो, इनके लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि पानी टिका रहेगा तो आलू सड़ जाएगा,
सड़ जाए नहीं सड़ जाएगा, पानी सूखेगा ही नहीं। और उसी तरह से बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी में पानी, जो कि धान को बहुत पानी चाहिए, धान को पानी बहुत चाहिए, पानी सोख लेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो धान के लिए खराब है और गेहूं या आलू के लिए खराब है। तो मिट्टी सारे फसलों के लिए एक जैसी मिट्टी नहीं चाहिए, हर फसल के लिए अलग अलग तरीके की मिट्टी चाहिए, क्योंकि अलग अलग उनकी जरूरतें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद तब हम लोग उसी आधार पर मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करने के लिए क्या करते हैं, जुताई करते हैं, जुताई करते नहीं करते हैं, जुताई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, घास निकालेंगे, जो उसके अंदर खर पतवार होगा उसको निकाल देंगे, होते नहीं होता है, क्योंकि खर पतवार अगर रहेगा तो क्या करेगा, जो आप खाद बीज डालोगे, खाद पोषक तत्व तो जो भी दोगे उसको, न्यूट्रिएंट्स पौधों को, वो खुद ही ले लेगा। कौन ले लेगा, खरपतवार। खरपतवार जानते क्या होता है, खरपतवार किसे कहते हैं, हाँ, खरपतवार क्या है, खरपतवार बताओ कैसे, हाँ, खर फिर जाते हैं, हाँ, ये क्या दिखाता, खरपतवार, खरपतवार क्या है, फसलों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, इन्हीं पौधों को खरपतवार कहते हैं, समझे। यानी मुख्य फसलों के साथ जो हम लोग फसल बोते हैं, उसके साथ जो अवांछनीय पौधे, अवांछनीय मतलब अनायास ही अनावश्यक पौधे जो उग जाते हैं, उन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो मिट्टी जो तैयार करते हैं तो हम लोग खरपतवारों को निकाल देते हैं, नहीं निकालोगे तो फसल बोओगे तो फसल जामेगा और उसके साथ खरपतवार भी जामेगा, तो आधा पोषक तत्व तो फसलों को मिलेगा और आधा खरपतवार को मिलेगा। और खरपतवार बड़े ढीठ होते हैं, बहुत तेज बढ़त है, क्योंकि देखा जो काम धाम मेहनत करते हैं वो जल्दी मुटाद बढ़त ना, और जो कुछ नहीं करते ना मुटान के बढ़ा रहते हैं, जैसे ओम दिखे, ओम वह दिखे ना, ओके खूब खाना लगाता है, पूरा जो खाद वो डालत है ना वो यही के लगाता पूरा, घरे खरपतवार यही है, हाँ? समझ गए। तो खरपतवार को, फसलों से ज्यादा खरपतवार बढ़ेंगे और तुम्हारा फसल दब जाएगी, समझे। तो हम जब मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी की पहचान अनुसार हम फसल बोते हैं। मिट्टी तैयार करने के लिए पहले क्या करते हैं, जुताई गुड़ाई निराई करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, हाँ। अब जुताई जो करते हैं, ठीक है, जुताई करने के लिए किससे जुताई करते हैं, जुताई किससे करेंगे हम, हाँ, ट्रैक्टर से। पहले बैल से हल जुताई करते थे ना, क्योंकि पहले जो पारंपरिक खेती होती थी, पारंपरिक खेती वो बैलों से होती थी, लेकिन आजकल क्या होता है, ट्रैक्टर है, ठीक है, इससे हम लोग करते हैं। उसके बाद घास निकालने के लिए, घास किससे निकालते हैं, अनावश्यक पौधे, हाँ, क्या है, हाथों से, और क्या कहता, चलो ठीक। तो इसलिए हम लोग खरपतवार निकालने के लिए एक उथली जुताई करते हैं, उथली जुताई मतलब ऊपर ऊपर जुताई करते हैं। तो ये एक हैरो है, क्या है, हैरो, हैरो क्या है, हैरो एक यंत्र है जिससे उथली जुताई होती है, उथली जुताई होती है, इससे घास वो बढ़िया निकल जाता है, खरपतवार, उथली जुताई होती है, हैरो से निकलते हैं। तो खेतों की जुताई होती है, गुड़ाई होगी, उसके बाद मिट्टी फूट जाएगी। मिट्टी फोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाटा लगाते हैं ना, पाटा, पाटा माने पटेला जो होता है, हेंगा कहते हैं गाँव में, हेंगा कहते हैं। हेंगा से क्या काम होता है, मिट्टी को फोड़ना, छोटे छोटे कड़ों में बदल लेना, हेंगा से इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, घास निकालने के लिए हाथ से निकालते हैं, नहीं तो या तो कोई मशीन आता है आजकल, हैरो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे निकालते हैं, ठीक है। तो मिट्टी तैयार हो जाती है। मिट्टी तैयार हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, हाँ,
उसमें बीजों का चुनाव करते हैं, फिर बुआई करते हैं। क्योंकि हम अगर जो भी बीज बोते हैं, कोई ऐसा बीज नहीं होता है कि जो खा रहे हो वही नहीं बोते हैं। अक्सर देखो, अगर धान बोना है तो लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं, गेहूं भी बोना है तो बाजार से खरीद कर लाते हैं, जबकि घर पर रखा हुआ फिर भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। काहे? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग फसलों को, बीजों को बोने से पहले, ठीक हो, बीजों का शोधन करते हैं। बीजों का शोधन करते हैं। बीजों का शोधन करना जरूरी इसलिए है। शोधन कैसे करते हैं पता है? या बीजों का चुनाव करते हैं। बीजों का चुनाव करते हैं ताकि, क्योंकि बीज बोगे, फसल उत्पादन में समय लगता है, 4-5 महीने का समय लगता है। ठीक है, अगर गलत बीज बो दोगे, खाद पानी तो उतना ही दोगे, लेकिन उत्पादन कम होगा तो घाटा लगेगा, नहीं घाटा लगेगा? इसीलिए बीजों का चुनाव बहुत जरूरी है। तो लोगों को ये डर रहता है कि हम जो खा रहे हैं वह बीज जामे कि ना जामे। गारंटी है? नहीं गारंटी है। तो वो बीज हो सकता है न उगे, नहीं उगेगा तो पूरा खेत बर्बाद जाएगा हमारा। 5 महीना बाद है, फिर उसके बाद नया फसल बोया, अगली साल बोआ फिर गेहूं, है कि नहीं? तो इसके लिए बीजों का हम चयन करते हैं। तो या तो घर का बीज बोना है तो उसके लिए हम बीजों का सिलेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं पता है? पहले सिलेक्शन करने के लिए हम काम करें कि पानी ले लें, पानी में बीज को डाल दें, पानी में बीज को पूरा डाल दें, और बीज को पानी में डाल दोगे तो जो हल्की बीज रहेगी ऊपर उतर जाए और भारी बीज नीचे बैठ जाए। यानी जो हल्की बीज है वो खराब बीज है, जो पानी के ऊपर तैर रही है वो बीज खराब है। उसको बोओगे तो गारंटी है कि 100% वो नहीं उगेगा, जर्मिनेट नहीं होगा। उसको हम लोग छान के फेंक देते हैं। जो नीचे बैठा हुआ बीज रहता है उसी बीज को लेते हैं। उसी बीज में हम लोग क्या करते हैं, 20 बीज, कितना, 20 ठो बिया निकालेंगे और उसको कहीं हम जिस खेत में बोना रहता है उस खेत में किसी कोने गाड़ देते हैं, जमीन में। अपने घर नहीं गाड़ेगा, जिस खेत में बोना है उस खेत में डालना है। उसके बाद 5, 6, 10 दिन बाद क्या करेगा, वो जर्मिनेट होगा, उगेगा। तब हम गिनेंगे कि हम बोए कितने थे, 20 बीज, और जमा कितना है। अगर 18, 19 या 20 बीज उग रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 14, 15 उग रहा है तो घाटा है। घाटा क्यों है? अगर 14, 15 उग रहा है, 20 से 15 उग रहा है तो 15 चौका 60% उग रहा है। इसका मतलब 15 बीज उग रहा है 20 में से, तो कितना उग रहा है, 60%, यानी 40% बर्बाद। यानी कि जहां 1 कुंटल पैदा होना है वहां पर 60 किलो पैदा होगा ना, तो 40 किलो का नुकसान हुआ, यानी बीज गड़बड़ है। लेकिन 18, 19 हो रहा है तो 18, 25, 90, 19, 95, 20, 25, 100, माने 90%, 95% और 100% पैदावार हो रहा है। तो भाई इतना बहुत है। तो अगर 18, 19, 20 बीज अगर उग रहा है तो ठीक है, इससे कम उग रहा है तो हम तो कहेंगे, यही सलाह देंगे कि न बोए। तो इस प्रकार से हम बीजों का चुनाव करते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? तो हम बीजों का चुनाव इस तरह से कर सकते हैं। और बीजों का चुनाव करने के बाद फिर हम उसका क्या करते हैं, बुआई करते हैं। अब बुआई करने के लिए आजकल बुआई करने का भी यंत्र आ गया है। आजकल बुआई करने का भी यंत्र आ गया। किससे बोलते हैं, क्या नाम है? सीड ड्रिल। सीड, बीजों की बुआई का जो मशीन है उसका क्या नाम है? बुआई का अंदर दिया, किताब में दिया है भाई, चित्र दिया ना, क्या नाम है? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? बीज बोने का मशीन, यंत्र है। बीज बोने का यंत्र है, उसका क्या नाम है? सीड ड्रिल होता है, दिया है। और एक और है, डिबलर है। क्या है? डिबलर है। तो देखो, बीजों के चयन के उपरांत बुआई की जाती है। बुआई के कई तरीके हैं। जैसे कुछ पौधों के बीज छितरा कर बोए जाते हैं, जैसे बाजरा, मक्का।
लेकिन कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं। इसके लिए डिबलर तथा सीड ड्रिल, अंग्रेजी में कहते हैं सीड ड्रिल, हिंदी में कहते हैं बीज बेधक। तो डिबलर और सीड ड्रिल, डिबलर, ये दोनों यंत्र हैं जिनसे क्या होता है, बीजों की बुआई होता है। यह गहराई में बीजों को बोने के लिए होता है। ठीक है, हाँ। इसके द्वारा जो बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं। गहराई तक बोए जाने से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना क्या होती है, नहीं होती है ना। और बीज के उचित दूरी पर ध्यान बोने के ऊपर ध्यान रखा जाता है ताकि पौधों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल सके और मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जल तथा पोषक तत्व प्राप्त हो। हाँ, ठीक है, चलिए, ये हो गया बीजों का चयन और बुआई। उसके बाद आते हम लोग मृदा के पोषक तत्व। हाँ, उर्वरक। देखो, खेतों में जब बीज बो देंगे तो बीज जर्मिनेट होगा। और देखो, फसलों को भी, जैसे हम लोगों को बढ़िया से बढ़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्व चाहिए कि नहीं चाहिए, उसी तरह से फसलों को भी पोषक तत्व चाहिए। ठीक है, जो फसलों को पोषक तत्व चाहिए वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व। फसलों को जो मुख्य पोषक तत्व चाहिए उसमें है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो मुख्य पोषक तत्व हैं पौधों में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मिल जाता है हवा से और मिट्टी से। हवा से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है हवा में ना, उससे पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, इनको कहां मिल जाते हैं, वायु में, वायु मिल जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये हवा से नहीं ले पाते हैं। हाँ, होमवर्क क्या है, सर है ना, देख ले, सर है से मांग लेते, पढ़ ले बाद में आओ। ठीक है, समझ गए। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हमको अलग से देना होता है। तो यह इनका क्या हो गया, मुख्य पोषक तत्व हो गए जो चाहिए पौधों को। याद रखना, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और बाकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो ये तो हमको मिल जाता है पौधों को, इनको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनको हमको क्या करना है, अलग से देना पड़ता है। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और K से पोटेशियम होता है, कैल्शियम नहीं होता है। P से फास्फोरस, K से पोटेशियम, N से नाइट्रोजन। ठीक है। दूसरा है गौण पोषक तत्व। गौण पोषक तत्व, जो गौण पोषक तत्व है, यानी इनको चाहिए लेकिन कम मात्रा में चाहिए, सभी को नहीं चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सबको चाहिए, ये सबको चाहिए। लेकिन जो गौण पोषक तत्व होते हैं ये सबको नहीं चाहिए, कुछ ही फसलों को चाहिए। ये होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, सल्फर यस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये है गौण पोषक तत्व। ये सारे फसलों को नहीं चाहिए,
किसी किसी में चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, कम मात्रा में चाहिए। इसीलिए इसको कहा जाता है गौण पोषक तत्व, यानी कभी कभी चाहिए। कभी किसी फसल में जरूरत पड़ती है, कभी किसी में नहीं पड़ती है। वो मिट्टी में क्या है उसके आधार पर पड़ता है। ये गौण पोषक तत्व चाहिए। और एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो होता है वो बहुत अति सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, जैसे जिंक है, जेडियन जिंक है, ठीक है, जिंक है। और उसके बाद हाँ आयरन भी है, लोहा है, आयरन। ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि पौधों को चाहिए। तांबा मान लो, कापर, जो भी, समझे। इस तरह से जो पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के, मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में देने के लिए उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके। गौण पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक है, आयरन है और कॉपर है, तांबा है। ठीक है, ये सब उनको चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं कि लोग कंपोस्ट पिट में कंपोस्ट खाद बनाते हैं। जो कंपोस्ट खाद होता है वो घर पर तैयार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक खाद कहते हैं, या जैविक खाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक खाद, जैविक खाद बोलते हैं या कंपोस्ट बोलते हैं। जैसे हमने देखा ना, हमारे यहाँ जो बन रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, केले का छिलका, सब्जियों का छिलका, पत्तियां हैं, ये सब क्या करते हैं, उसी में डाल देते हैं। पानी डाल करके मिट्टी से दबा देंगे, 2, 4, 5, 6 महीना में क्या होगा, सब सड़ जाएगा। सड़ करके क्या होगा, एक कंपोस्ट खाद बन जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं कंपोस्ट खाद या जैविक खाद। ठीक है, इस या खाद ही सिर्फ बोलते हैं। अगर खाद बोल रहे हैं तो ये जैविक खाद की बात हो रही है। तो इसे हम खेतों में डाल देते हैं। और डालने के बाद भी अगर पोषक तत्वों की क्षतिपूर्ति नहीं हो पा रही है, तब हम लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। कौन से खाद? तब रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक खाद नहीं फट जाता, हम लाल ले लेते हैं ना। रासायनिक खाद, रासायनिक खाद, रासायनिक खाद में यूरिया है, हाँ, यूरिया है और सल्फर, नाइट्रोजन सल्फेट है, नाइट्रोजन फास्फेट, नाइट्रोजन फास्फेट और क्या डालते खेतों में? हाँ, और कोई कंपोस्ट खाद नहीं है? हाँ, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम। ये नाम याद रखो, 2 रासायनिक खादों के नाम पूछता है, रासायनिक उर्वरकों के नाम। अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, और एक है सुपर फास्फेट है, सुपर फास्फेट। ये सब जो रासायनिक खाद जो बाजार में मिलते हैं, फैक्ट्री से बनता है, कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, ये सब रासायनिक खाद कहलाते हैं। इनके नाम पूछता है एग्जाम में, कोई 2 रासायनिक खाद के नाम बताओ। यूरिया भर लोग जानते हैं, बाकी जानते ही नहीं। यूरिया है, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फेट है, अमोनियम फास्फेट है, सुपर फास्फेट है। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके अलावा देखो, खेतों में अगर एक ही प्रकार के फसल बार बार उगाओगे तो क्या करेंगे? तो एक ही प्रकार के पोषक तत्व ही लेंगे, क्योंकि एक ही प्रकार के फसल को एक ही प्रकार का पोषक तत्व चाहिए। अगर वो एक ही प्रकार की फसल तुम बार बार उगा रहे हो, एक ही प्रकार के पोषक तत्व क्या करेंगे? जमीन से लेते चले जाएंगे, और नतीजा क्या निकलेगा कि जमीन में पोषक तत्वों की हो जाएगी कमी, और फिर फसल उत्पादन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा।
इसीलिए कहा जाता है कि फसलों को हम लोग बदल बदल कर बोए। एक फसल बोने के बाद उसके बाद कोई दलहनी फसल बो दें। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फसल चक्रण। क्या कहते हैं? फसल चक्रण। फसल चक्रण कहा जाता है। फसल चक्रण का बहुत बड़ा फायदा यह है कि फसल बोने के बाद अगर एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाओगे तो एक विशेष प्रकार के जो तत्व होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और जब कम हो जाएंगे तो खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी और फसल उत्पादन कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार फसल बोने के बाद उसमें कोई दलहनी फसल बो दिया जाए। तो फसल बदल बदल कर खेती करने की विधि को ही फसल चक्रण कहा जाता है। इससे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है बराबर बनी रहती है। उसके बावजूद भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दलहनी फसलें होती हैं, देखो पौधों को सबसे जो मुख्य जरूरी पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन। उनकी वृद्धि विकास के लिए से हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा भोजन का मुख्य आहार होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। अपने भोजन में हम लोग सबसे अधिक क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ऊर्जा उसी से मिलती है। उसी प्रकार पौधों को जो मुख्य पोषक तत्व चाहिए वो नाइट्रोजन होता है। वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ये चूंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन है। कितना है? 78%। लेकिन सोचो इतना ज्यादा होने के बावजूद भी पौधे नाइट्रोजन ले नहीं पाते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन जड़ों से लेते हैं, और नाइट्रोजन क्या होता है? हवा में। सोचो हमारी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, ऑक्सीजन चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन शोषण करते हैं, पत्तियों द्वारा करते हैं ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो तो कर लेते हैं। यहां तक कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं पत्तियों द्वारा ही, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले पाते। ये नाइट्रोजन कहां से लेते हैं? जड़ों से लेते हैं। और जड़ कहां होती है? मिट्टी में। और मिट्टी से जो जड़ें खींचती हैं कोई चीजें, वो घुली अवस्था में लेता है, तरल अवस्था में, जो पानी में घुला हुआ रहता है। तो ये नाइट्रोजन जो है हवा में, वो तो पानी में घुलेगा नहीं। इसलिए इतना नाइट्रोजन होने के बावजूद भी क्या करते हैं? पौधे नहीं ले पाते हैं। वही हाल है समुद्र में रहकर के प्यासा रहता है इंसान। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी पी सकता है? नहीं पी सकता है। उसी तरह से ये वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद पौधे ले नहीं पाते हैं। तो इनको नाइट्रोजन कैसा चाहिए? घुली अवस्था में। घुली अवस्था में करने के लिए ये नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में लेते हैं। यौगिकों में बदलने के लिए नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रोजन। और नाइट्रेट में बदलने के लिए कुछ दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये कहां पाया जाता है? सिर्फ दलहनी फसलों की जड़ों में। दलहनी फसल कौन कौन होते हैं? अरहर है, और मूंग है, चना है, मटर है। ये सब दलहनी फसल है, जिससे दाल बनती है। दाल बनने वाली फसलों को क्या बोलते हैं? दलहनी फसलें। इनकी जड़ों में व्यवस्था ऐसा होता है कि उनकी जो गांठ होती है, उनकी गांठों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया में एक खासियत होती है, वह वायुमंडल के नाइट्रोजन को क्या करता है? नाइट्रेट में बदल सकता है। और जब नाइट्रोजन बदल देगा तो मस्त है। तो वही नाइट्रेट के रूप में पौधे ले लेते हैं, अपना काम चलाते हैं, और बदले में राइजोबियम को क्या देते हैं? भोजन देते हैं कि तुम मेरी जड़ों से खाना खाओ, जो हम बनाएंगे भोजन प्रकाश संश्लेषण में, वो तुम भी खाओ, और बदले में हमको क्या दोगे? तुम नाइट्रेट दोगी, नाइट्रोजन दोगी। तो कहता है ये मस्त। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? सहजीवी। साथ में पढ़े हो ना? सहजीवी, परजीवी पढ़े हो ना? मृतजीवी। ये सहजीवी है, तो फायदेमंद बैक्टीरिया है। समझ रहे हो? तो इस तरह से तो नाइट्रोजन वायुमंडल का है, उसको फिक्स करने का तरीका है। तो इसी को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिया जाता है, ताकि पौधे ये प्राप्त कर सकें। तो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
तो ये कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। कभी कभी अपने आप भी हो जाता है नाइट्रोजन नाइट्रेट। जानते कैसे? जब बिजली तड़कती है, तब बिजली तड़कती है तो आवेश निकलता है, उससे रिएक्शन कर जाता है, अपने आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं और बना देता है नाइट्रेट। ये मस्त से उससे भी नाइट्रेट बन जाता है और नाइट्रोजन ले लेते हैं पौधे। समझे? इससे भी व्यवस्था हो जाती है। तो क्योंकि चाहिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से भी पौधे पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो पौधों को पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कई तरीके हैं। एक, कंपोस्ट खाद से प्राप्त कर लें, यानी कि कंपोस्ट खाद, जैविक खाद जो होता है उससे प्राप्त कर ले। नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो यूरिया खाद डालें। नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो दलहनी फसल बोएं, क्योंकि उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, वो नाइट्रोजन ले लेगा एटमॉस्फेयर से। नहीं प्राप्त कर पाते हैं उसके बाद तब क्या कर, बिजली चमके तड़के तो भी काम हो जाता है। तो कई तरीके हैं नाइट्रोजन प्राप्त करने का। ठीक है, इस तरह से पौधे पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद आता है सिंचाई। क्या आता है? सिंचाई। सिंचाई पौधों को बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया कि पौधे जो होते हैं सारे पोषक तत्व किस अवस्था में लेते हैं? जड़ द्वारा, घुली अवस्था में। अब जो जल होता है सबसे बढ़िया घुलनशील ना, घुलनशील पदार्थ है, घुलने वाला है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, विलयन रहता है, विलायक किसे कहते हैं? यूनिवर्सल विलायक कहा जाता है जल को, पानी। तो पानी में ही घुली हुई चीजें लेते हैं, तो पानी तो चाहिए चाहिए। और साथ ही साथ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं? मृदा से जल लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, तो पानी तब भी चाहिए। यानी भोजन बनाने के लिए भी पानी चाहिए, और बाकी पोषक तत्व जो जमीन में है उसको लेने के लिए भी पानी चाहिए। तो पानी बहुत जरूरी है। इसी पौधों को पानी देने की जो प्रक्रिया होती है हम सिंचाई बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। अब सिंचाई के तमाम तरह के साधन है, नहर है, नदियां हैं, तालाब है और समरसिबल है, कुआं है, जो भी तमाम तरह के तरीके हो गए। पहले जमाने में रहट पुरहट और चलाते थे लोग, ढेकुली रहट, ढेकुली और रहट ये पारंपरिक साधन है। ढेकुली और रहट, ढेकुली और रहट। अगर सिंचाई के पारंपरिक साधन में देखा जाए, पारंपरिक साधनों में पूछता एग्जाम में क्या है? हाँ, ढेकुली और ढेकुली तथा रहट, यह सिंचाई के पारंपरिक साधन। अब आजकल क्या होता है? ट्यूबवेल है, समरसिबल है, नहर है, नदियां हैं, ठीक है, तमाम तरह की व्यवस्था हो गई। ये सिंचाई के साधन होते हैं। ठीक है, सिंचाई के हो गए साधन। इसके अलावा सिंचाई के बाद क्या आता है? खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार, क्योंकि सिंचाई करेंगे तो क्या हो, खरपतवार उगेंगे ही। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार क्या आता है अभी बताया हम लोग। फसलों के साथ साथ अवांछनीय पौधे जो उग जाते हैं उन्हीं को हम लोग खरपतवार कहते हैं, और इनको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे पोषक तत्व क्या करेंगे? खेतों में खाद डाले और पानी दे दिए, तो लेना होगा पौधे को, ले लेंगे यही। बदमाश होते हैं, और कौन सी बटता रहता है तो बदमाश बच्चे जल्दी ले लेते हैं। स्कूल में केला बटाता है, जो बदमाश लड़कियां छीन छान के ले बढ़िया बढ़िया करते नहीं करते हैं। तो वही हाल ये भी है। फसल जो होते हैं बहुत सीधे साधे होते हैं, क्योंकि पालतू जानवर और छुट्टा जानवर में सीधा कौन होता है? पालतू जानवर। तो जो हम बोते हैं वो पालतू है, और जो नहीं बोते वो फालतू है। खरपतवार क्या होता है? फालतू ही तो है। तो ये लोग बहुत बदमाश होते हैं। तो सारा पोषक तत्व जो भी हम डालेंगे वो क्या ले लेंगे? ये ले लेंगे, और इसके नतीजा क्या होता है कि हमारा पौधा जो बोए हैं वो नहीं बढ़ता, बल्कि यही बढ़ जाते हैं। इसलिए इनको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये खरपतवार नाशी डालते हैं, खरपतवार नाशी, जिसका नाम है 2,4-D, 2,4-D, और एक को मेटाक्लोर, 2,4-D और मेटाक्लोर। ये दोनों ऐसे खरपतवार नाशी हैं
जो कि फसलों में उगे हुए जो खरपतवार हैं उनको नष्ट करते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। अब उसके बाद क्या है? कटाई और मड़ाई। कटाई और मड़ाई। कटाई और मड़ाई। कटाई तथा मड़ाई। देखो, फसलों को हम लोग बो दिए, खाद दे दिए, सिंचाई कर दिए, खरपतवार भी निकाल दिए, फसल बड़ा हो गया, फसल तैयार हो गया, पक गया। पक जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग? कटाई और मड़ाई करेंगे। कटाई और मड़ाई करेंगे। अब कटाई मड़ाई के लिए व्यवस्था हमारे यहाँ जहाँ पारंपरिक साधनों में देखा जाए तो हंसिया इस्तेमाल करते हैं कटाई के लिए। हंसिया खुरपी ना, देखो यहाँ देखो लिखा है, हंसिया बनाया हुआ है, साधारण हंसिया और दांतेदार हंसिया। तो दोनों में कौन बढ़िया होता है? दोनों का काम अलग अलग होता है ना। एक खाली सब्जी काटते हैं, एक तरह से फसल काटते हैं, बदरी क्या जो भी, सबका अलग काम होता है। ये हंसिया करते हैं। और आजकल तो जो पारंपरिक साधन है वो हंसिया हो गया, और जो आधुनिक साधन है वो क्या हो गया? हार्वेस्टर हो गया। हार्वेस्टर हो गया। हार्वेस्टर से कटाई होती है। कटाई होने के बाद फिर क्या होती है? मड़ाई होती है। मड़ाई में क्या होता है? भूसा अलग हो जाता है, दाना अलग हो जाता है। मड़ाई करते हैं। मड़ाई करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? थ्रेसर। आधुनिक साधन है थ्रेसर, इस्तेमाल करते हैं मड़ाई करने के लिए। और उसके बाद जब दाना अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। जब दाना अलग हो गया तो फिर क्या करेंगे? भंडारण करेंगे उसका। कटाई मड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं थ्रेसर। थ्रेसर या हंसिया। हंसिया, हंसिया दो प्रकार के हो गए। कटाई मड़ाई के बाद क्या करेंगे हम लोग? भंडारण करेंगे। क्या करेंगे? भंडारण करेंगे। जब भंडारण करते हैं, भंडारण देखो, फसलों को फसल कुल उगा दी ना, फसल कुल उगा दिए, बढ़िया से हो गया। लेकिन अगर आपके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है तो जो फसल तुम्हारे के बीज वगैरह बने रहेंगे, दाना अनाज बर्बाद हो जाए। क्योंकि आज भी भारत में जितनी फसल होती है उसका 10% से ज्यादा चूहे बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यानी 10 टन गेहूं है तो 1 टन चूहे खा जाते हैं। इसलिए भंडारण की व्यवस्था बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि चूहे खाएंगे, दीमक लग जाते हैं, यहाँ तक कि घुन लग जाते हैं, खराब हो जाते नहीं? खराब हो जाते हैं। अगर तुम्हारे यहाँ गेहूं पैदा हुआ, कुल कर लिए, बढ़िया खेती की, मेहनत किए, और रखने की व्यवस्था नहीं है, बोरा में भर के रख दोगे, देख लोगे 2 महीना बाद मार पूरा काला हो जाएगा बोरा, घुना से हो जाता है। जब घुना तो क्या करेंगे? अंदर से आटा खा जाएंगे, खोइया भर पहुआ तो ऊपर से कोनो मतलब नहीं है। इसलिए भंडारण की व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो जिस चीज में भंडारण करते हैं, भंडारण वाला जो पात्र होता है, क्या नाम है उसका? साइलो। साइलो, जो कंडलिया होता है जिसमें भरते हैं, अनाज रखते हैं, उसको साइलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुठली। कुठली होता है ना, कुठली को साइलो बोलते हैं। गौवा में कुठली बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कुठली ना। हाँ हाँ, अरे कुठली होता रहा, ड्रम आज के लगे। कुठली में माटी उटी बनाते रहने पहले लोग, बड़ा बड़ा छोट छोट, यहाँ तक बड़े दूधा लोग चुरवाई भैंसी का तो कुठली बनाए तब। तो वही है, ड्रमों वाला भी साइलो ही बोला जाता है। ठीक है। तो भंडारण से पहले क्या करते हैं लोग? फसल जो अनाज है, अनाज को पहले बढ़िया से सुखवाते हैं। सुखवाने के बाद उसमें कुछ हम लोग दवा मिला देते हैं ताकि कीड़े मकोड़े न लगे, या नीम की पत्ती भी डाल देते हैं, सूखी पत्ती। और क्या डालते हैं? सलाई, माचिस, काड़ी उगल, डब्बो सही। उससे क्या फायदा होगा? कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, तो खराब नहीं होते। हाँ, ये सब मतलब तमाम तरीके की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद जाकर के भंडारण करते हैं। ठीक है। तो देखो, भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में
पानी की मात्रा कम होती है, जैसे अनाज और दालें, इसको हम कमरे के ताप पर सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस तक के ताप के बीच में रखते हैं, ठीक है। उचित भंडारण जरूरी है। तो उचित भंडारण द्वारा वर्ष भर खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहती है और दूर दराज के क्षेत्रों में भी सुविधा पूर्वक खाद्य पदार्थ पहुंचाए जा सकते हैं। कीड़े और काकरोच जो होते हैं या कवक होते हैं, ये भी खाद्यान्न को काफी हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं। ये फसल उत्पादन हो गया। अब फसल उत्पादन बढ़िया हो, पहले जो पारंपरिक खेती होती थी, फसल उत्पादन कम होते थे क्योंकि सिंचाई की सुविधा नहीं थी, खादें नहीं थी, रासायनिक खाद नहीं था, जैविक खाद से लोग काम चलाते थे, तो फसल कम उत्पादन होता था, तो खाने पीने की बड़ी कमी थी। सिंचाई सुविधा नहीं थी तो लोग मोटे अनाज उगाते थे जो कम पानी ले। लेकिन धीरे धीरे लोग क्रांति आई ना कि उन्नतशील बीज और आधुनिक कृषि यंत्र का उपकरण का इस्तेमाल करके, सिंचाई के पर्याप्त साधनों का इस्तेमाल करके क्या कहते हैं, कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। तो इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा दिए, इसी को हरित क्रांति कहते हैं। जब हरित क्रांति हुई तब अब अनाज काफी मात्रा में उत्पादन होता है। हरित क्रांति के तहत जगह जगह ट्यूबवेल लगवाए गए, सिंचाई के साधनों को बढ़ावा दिया गया और रासायनिक खादों की फैक्ट्रियां लगाई गई, ठीक है। और खेतों के और किसके बाद खेती करने के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी किसानों को, कैसे खेती किसका करेंगे, बढ़िया करेंगे, भंडारण की ट्रेनिंग दी जाने लगी, तब जाकर के यह फसल बढ़िया से उत्पादन होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जैसे मुर्गी पालन केंद्र है ना, दूध उत्पादन है। दूध उत्पादन के लिए हम लोग क्या करते हैं, गाय भैंस बकरी पालते हैं और अंडे उत्पादन के लिए या मांस उत्पादन के लिए हम मुर्गी पालते हैं, बकरा पालते हैं, ठीक है। इन सब के द्वारा भी, और मछली खाते हैं, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन को क्या कहते हैं, कौन क्रांति होती है मछली उत्पादन को, हाँ कौन सी क्रांति है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, बता दें। और दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति हाँ मांस उत्पादन संबंधित है, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग खेती में ही जोड़ा जाता है, क्योंकि ये भी खाने पीने की चीजें देते हैं ना, तो इसे भी एक कृषि विज्ञान में पढ़ा जाता है। लेकिन इसके बारे में अभी हम लोग फसल उत्पादन के बारे में पढ़े, बाकी हम उसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। हो जाता होगा इसको बैठ, बस ये हो गया ना यहाँ से।